Mahavish, can you hear me? Yes, sir. Okay, good. We'll wait for a few more people to join and then we will start from where we left. Okay, so we will start. I am hoping more students will join in this session. Uh, Actually, does anybody know why students are not joining regularly? I'm really wondering why this is happening. आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ आता है? जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे? महाविश, आप बताइए, आपको जो क्योंकि ये ऑनलाइन वे ऑफ टीचिंग है तो समझ आता है कि कहीं आपको समझ आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन? सर क्लियर तो हो जाता है, बट कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से नहीं, कुछ टॉपिक नहीं हो पाते क्लियर। अच्छा, हाँ, वो अंडरस्टैंडेबल है। तो मैं अपने जो क्लास वीडियोस हैं वो मैंने लिंक भेजा है ना आप लोगों को, तो उस पे आप उस पे भी देख सकते हैं अगर कोई चीज रह जाती है तो। ओके सर। ठीक है, तो आप उस पे जरूर देखिए, क्योंकि कई बार जो है अगर कोई छोटा मोटा रह जाता है तो आप उसमें देख लीजिए, उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि किस समय जो है सेशन बहुत क्लियर नहीं था, तो उस समय का वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज रिपीट वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप क्लास में कर ही रहे हैं तो कोई देयर इज नो नीड टू लुक एट दोज वीडियोस, बट वो मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। आप यूट्यूब पे जाइए और अपना सेक्शन जो क्लास 12 फिजिक्स वाला पोर्शन है उसमें यू कैन लुक फॉर दोज वीडियोस। ठीक है, तो कहीं पे क्लैरिटी नहीं है, और अगर कहीं पे समझने में प्रॉब्लम आती है आपको कि ये चीज समझ ही नहीं आई, ठीक है, खासकर जो अभी हम चैप्टर्स करने वाले हैं, ये 3-4 चैप्टर्स हैं जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक है, हम वो पहले कवर कर रहे हैं इन माय सेशंस। तो ये जो है ये समझने वाले चैप्टर्स हैं केवल। ठीक है, इनमें हाँ थोड़ा सा याद रखना है और थोड़ा समझना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस वो सब बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेटिवली आसान चैप्टर्स, लेकिन हाँ इनका कहानी है जो वो आपको थोड़ी समझने में मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी कोशिश है कि आप वो उसका जो जिस्ट है उसको समझें। ठीक है, तो चलिए हमने जहाँ छोड़ा था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर, राइट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का। ये ऑल्दो बाद में आया, ठीक है, लेकिन इसको हम जो है डी ब्रॉयज की जो पार्टिकल बिहेव लाइक वेव थियरी पर डी ब्रॉयज इक्वेशन के बेसिस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम, p इज मोमेंटम एंड x इज पोजीशन, इन दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। अगर एक की मेजरमेंट की एक्यूरेसी बढ़ाते हैं तो दूसरे की कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्यूरेसी कम ज्यादा होती है एक दूसरे की, ये किस ऑर्डर की है, कितनी होती है ये एरर। ठीक है, तो ये जो एरर की बात है, तो ये डेल्टा एक्स इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन,
and delta p is the error in measurement of the momentum of the particle. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो ये h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इस पे ऐसे बार लगा दिया, h बार बोल सकते हैं, h क्रॉस बोल सकते हैं, ठीक है। तो h क्रॉस जो है इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू h by 2 pi। ओके, तो इन दोनों के एरर का प्रोडक्ट जो है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट यानी h by 2 pi से अधिक ही होगा, उससे कम नहीं कर सकते। और ये इंटरेस्टिंग बात जो हमें समझनी है कि ये जो हम एरर की बात कर रहे हैं, ये एरर इंस्ट्रूमेंटेशन एरर नहीं है। देखिए, आपने जो क्लास 11th में चैप्टर 2 पढ़ा था वो एरर्स एंड मेजरमेंट के ऊपर था, जिसमें हम एरर्स की बात करते थे जो इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड या मेजरमेंट रिलेटेड एरर्स थे। ये मेजरमेंट रिलेटेड एरर नहीं है, ये एरर नेचर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड है कि आप कितना भी अच्छा एडवांसमेंट होता जाएगा, आप अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते जाएंगे, लेकिन एरर को, इन एरर के प्रोडक्ट को इससे कम नहीं कर पाएंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है, ठीक है। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं डी ब्रॉयस की थ्योरी के बेसिस पर। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मोमेंटम p के साथ जा रहा है सीधी लाइन, ठीक है। और ये जो p है, ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिया है, इस p को हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिया। अगर हमने इस p को एक्यूरेटली मेजर कर लिया तो हम इसकी जो वेवलेंथ है इस इलेक्ट्रॉन की वो निकाल सकते हैं। वो क्या है, बिना किसी एरर के वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाय p। h तो कांस्टेंट है और p हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिया है। p के मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब जो लैम्डा का मेजरमेंट है वो एक परफेक्ट नंबर आएगा, परफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। ओके, तो lambda is equal to h by p and this is accurate, ठीक है। तो इसका मतलब this is also accurate and a single number। तो ये जो वेव होगी, एक वेव जिसका की में एक ही लैम्डा है, यानी एक ही फ्रीक्वेंसी है, राइट। वी नो हाउ अ वेव लुक्स लाइक। लाइक ठीक है, और ये इसका लैम्डा हो। तो ये चीज हमें वेव थियरी से समझ आती है, जो हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसका कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली अगर कोई भी वेव है उसमें एक ही लैम्डा है या फिर एक ही फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये है कि ये प्योर साइनसॉइडल वेव है जो दोनों साइड में इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है अक्रॉस द स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लैम्डा यूनिक है तो ये वेव इक्वली पूरे स्पेस में फैली हुई है, और इस पार्टिकल की वेव हर जगह है, तो हम कभी भी ये नहीं पता कर पाएंगे पार्टिकल कहाँ पे।
यानी कि मेजरमेंट इन द पोजीशन विल टेंड टू इंफिनिटी। ओके, अब इसी चीज को अब हम ये देखते हैं कि इस वेव को हम धीरे धीरे छोटा करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी फैली हुई वेव है इसको हम छोटा करेंगे। अगर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने इतने स्पेस में रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, यानी कि हम क्या चाहते हैं कि डेल्टा एक्स जो है यानी एरर इन पोजीशन वो कम होना शुरू हो जाए, हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन अगर एक वेव को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें मोर वेवलेंथ्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक शार्प एंड हो जाएगा। अब ये जो वेव है इसमें केवल एक लैम्डा होने की बजाय एक, मतलब इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये चीजें आपको हो सकता है समझने में थोड़ी कठिनाई आई। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ठीक है, और ये जो है ये वैल्यूज है, उसकी स्ट्रेंथ है, तो ये ऐसा फंक्शन आएगा, राइट। देयर इज ओनली वन फ्रीक्वेंसी इन दिस वे। लेकिन जैसे ही हम इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो वी विल सी देयर इज अ स्प्रेड created in the frequency. ओके, अब इसमें एक स्प्रेड आ गया फ्रीक्वेंसीज में, यानी कि जो उसका लैम्डा है या जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता है एक्यूरेटली यही है, वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने एरर कम करने की कोशिश की, किसमें, पोजीशन में, तो हमने किसमें एरर बढ़ा दिया, मोमेंटम में एरर बढ़ा दिया। और जैसे जैसे हम इसको रेस्ट्रिक्ट करते जाएंगे अपनी वेव, वैसे वैसे इसका जो फ्रीक्वेंसी इंक्लूजन है या लैम्डा इंक्लूजन है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि द एरर in the frequency or error in the lambda keeps increasing, and this way we can explain the Heisenberg's uncertainty principle based on de Broglie's wave theory, particle wave theory. ओके, तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये थियोरिटिकल पार्ट है, ये न्यूमेरिकल बेस तो नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन ये थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो सकता है आपको आ रही हो। तो किसी को कोई चीज इसमें ना समझ आई हो तो प्लीज पूछ लीजिए अभी के अभी। आपको ये बात समझ आ रही है कि वेव को, एक वेव जिसका कि लैम्डा एकदम एक्यूरेट और यूनिक है, वो इनफाइनाइट वेव क्यों होती है? ये बात समझ आती है आपके? किसी को ये समझने में तो कठिनाई नहीं है ना? कुछ बोलिए, मुझे वरना पता नहीं चलेगा, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। दीपिका, दीपिका, Actually, sir, I joined it late. That's why. but okay, maybe, but the Heisenberg uncertainty principle, you know or not? ये दोबारा बता दीजिए। कौन से वाला पार्ट? कौन से वाला पार्ट? सर ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल वाला जो पार्ट आपने वहां से स्टार्ट किया था। अच्छा, देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है, जैसा कि नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि आप श्योर नहीं हो सकते।
वो ये कहता है कि जो मोमेंटम है जिसको हम p से डिनोट करते हैं, और जो पोजीशन है किसी भी पार्टिकल, ठीक है, उनमें अगर हम एक चीज को एक्यूरेटली मेजर करें तो दूसरी चीज के मेजरमेंट में एरर आ जाएगा। और अगर हम इनके एरर्स को डेल्टा से डिनोट करें, डेल्टा p एंड डेल्टा x, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आप कुछ भी कर लीजिए, आप h/2 पाई से कम नहीं कर सकते। इससे आप इसके एरर को कम कभी नहीं कर पाएंगे। ये बोलता है हाइजेनबर्ग कि हम एक चीज को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो दूसरी चीज की एक्यूरेसी चली जाती है। ठीक है, पहले तो चलिए, बिफोर वी अंडरस्टैंड कि व्हाई डी ब्रॉयस थियरी कैन एक्सप्लेन इट, पहले हम इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कहने का क्या मतलब है। और अगर एरर्स होते ही हैं तो ये डे टू डे लाइफ में इट शुड अफेक्ट अस, राइट? द रीजन इन डे टू डे लाइफ इट डज नॉट अफेक्ट अस इज कि मान के चलिए कार है, राइट? नाउ देयर इज अ कार which is 1000 kg of mass, right? And it's moving with a velocity of, let's say, 30 meter per second. Okay, reasonably fast moving car. Okay, so what is its momentum now? The momentum is 30,000 kg meter per second, right? So there will be some error in measuring this if we want to know exactly where the car is. So let's say it was going on a straight line, okay, and we want to know what will be what we want to measure its momentum when it is at a position, let's say x is equal to 2 meters. Okay, so if we want to measure this accurately by fixing this position, then it is not possible. There will be some error always in the measurement of the momentum. Or we can measure the momentum correctly, but we will not be able to then know its position very correctly. However, in day-to-day life, it doesn't affect us much, because look at this number, right? This number is a very, very small number. It is of the order of 6.6 into 10 raised to the power minus 34 divided by 2 into 3.14. This is a very small number. Okay, this is a very, very small number, and hence, these kind of errors where the product of the error is so low does not affect us at all. But when we are dealing with an electron moving with a, which has a mass of the order of 10 raised to the power minus 31 kg, and which is, let's say, moving with a velocity of the order of 10 raised to the power 4 meter per second, at that time the momentum is very small. And the measure error in, even if you make an error of 1 millimeter in the measurement of an electron, you practically don't know where it is at all, whether it is in the first atom or is it in the 1000th atom from there, right? And hence, at that level where the particles are very small, even such small errors can affect our understanding dramatically. That's why Heisenberg's uncertainty principle बहुत ज़्यादा important है at subatomic levels. Okay? ये समझ आ गया आपको? What is uncertainty principle? Yeah, sir.
हाँ, तो अब ये केवल एक एरर बता रहा है हमको कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है वो कभी भी जो है एच क्रॉस से ज्यादा कम, इससे कम नहीं हो सकता है। ओके, अब हमें बस ये समझना है कि ये जो रिलेशन है कि इसको मेजर करो तो इसकी एरर बढ़ जाती है, और अगर इसकी एरर कम करो तो इसकी एरर बढ़ जाती है। इसको समझने के लिए डी ब्रॉय की थ्योरी को यूज करें। ठीक है, तो अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने की है वो ये है कि जब कोई वेव होती है, उस जो इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग वेव है, ठीक है, तो वो प्योर साइनोसॉइडल हो गई। हमें पता है प्योर साइनोसॉइडल क्या होता है, राइट? ऐसे होता है, it goes all the way to minus infinity, it goes all the way to plus infinity। जब वो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होता है तो उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होती है या एक ही लैम्डा होता है इस तरह से। लेकिन जब कोई वेव शॉर्ट वेव होती है, मान लीजिए ये एक वेव है, अब आपको देखने में ये साइनोसॉइडल ही लग रही है, राइट? लेकिन ये मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा है और लेट्स से साइन ओमेगा टी है, अगर हम एज अ फंक्शन ऑफ टी लिखना चाहते हैं। एंड दिस इज सम, लेट्स से दिस इज द ई वेक्टर। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं कि ई नॉट, राइट, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। हम मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं वेयर यू नो टी इज बिटवीन 0 टू टाइम पीरियड। ओके, लेकिन फिजिकली अगर इतना ही हमारे पास पल्स है किसी चीज का, तो वो सिंगल फ्रीक्वेंसी ओमेगा से नहीं जनरेट हो सकता, क्योंकि इन रियलिटी वो ये वेव यहाँ पे भी रही होगी, क्योंकि जब वेव प्रोड्यूस होती है वो तो हर एक ही डायरेक्शन में होती है फुली टिल इंफिनिटी। तो ये वाली वेव किसी तरह से कैंसल आउट की गई है, जो आगे की वेव है ये किसी चीज ने कैंसल आउट की है। इसका मतलब इस वेव में बहुत सारी और भी वेव्स छुपी हुई जिनकी फ्रीक्वेंसीज, जिनके लैम्डा इससे अलग है। यूजुअली वो इसके मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन वो मस्ट नहीं है हर एक वेव, राइट? सो ये ऐसी वेव बनाने के लिए हो सकता है देयर वुड बी अनदर वेव व्हिच इज like this। Then there might be another wave like this, okay, in the multiples usually। और इनको अगर आपको याद हो, इनको हम हार्मोनिक्स बोलते थे जब आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा। तो रेस्ट्रिक्टेड वेव्स में उसके हार्मोनिक्स होते हैं, दैट्स अनदर वे ऑफ सेइंग इट, राइट? तो इसका मतलब मिक्सचर ऑफ लैम्डास हैं इसमें, और जब हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करते हैं तो जबकि इसका जो प्लॉट है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी आता है लाइक दिस, इसका प्लॉट एक स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएगा। यानी हमें नहीं पता इसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो एग्जैक्ट लैम्डा नहीं पता, और अगर एग्जैक्ट लैम्डा नहीं पता तो एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं पता, क्योंकि लैम्डा और मोमेंटम तो मैथमेटिकली कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस वेव को रेस्ट्रिक्ट करते जाते हैं हमारा एरर इन मोमेंटम बढ़ता जाता है। सो वी कैन एक्सप्लेन व्हाई measuring one correctly changes the error in another। Why are they connected? That can be explained using the de Broglie's theory। Okay, now you understood it? अनुभा, अब समझ आया आपको? वो वाला। Okay,
आई गेस इट वाज अ यस, couldn't hear it though. Okay, चलिए कोई बात नहीं, हम ना कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से समझने में लोगों को लाइफ टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। When you will read the chapter a couple of times, थोड़ा आप उसके क्वेश्चंस करेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग डीपर हो जाएगी। ये जो बाकी हम जितने कॉन्सेप्ट्स क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं उनको हमें बहुत एक्यूरेटली एक ही बार में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्वांटम फिजिक्स का डोमेन है, इनको इन चीजों को समझने में समय लग सकता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास समय बचा तो वी विल एनीवे कीप कमिंग बैक टू दिस चैप्टर। तो चलिए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हमें ये रिलेशंस अच्छे से समझ आ जाए। तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है और मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है ऑफ एक्स-रेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग द एनर्जी 30 किलो वोल्ट। How will we do a question like this? How will we do this? देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो मान के चलते हैं कि जो एक्सरे है उसकी एनर्जी अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जिसमें कि इतनी एनर्जी है 30 किलो वोल्ट, ओके, एक्चुअली आई थिंक देयर इज I think there is a error in the question, okay, although it is an NCERT. I think the it should be electron volt, okay, let's work with that, okay, क्योंकि एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो एनर्जी जो है तो वोल्ट नहीं होगी ना, वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अगर एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स में तो ये कितनी एनर्जी की मैक्सिमम एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जितनी अपने पास है उससे ज्यादा की तो नहीं कर सकते, राइट। सो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन is equal to 30 electron. Okay, and what is this energy? It is h nu is equal to 30 into 1000 into electron, which is 1.6 into 10 raised to the power minus joules. Okay, तो अब हमारा जो न्यू है, ओके, we can say max here if we want to. Mu max is equal to this divided by the Planck's constant by h। h की वैल्यू लिख लेते हैं, h की वैल्यू आएगी 6.63 into 10 raised to power minus 34 joules second, okay। This is in joules now, क्योंकि joules में लिखना जरूरी है, joules second, right। Now we have to solve this, okay। Now obviously I might have to use a calculator to do this to save time।
Let me just see how much is this. Seven hertz. Okay, so this is the maximum frequency. What will be lambda minimum? Is equal to C by frequency max. 7. What will this be? Point something into 10 raised to the power minus. Okay, so that is the minimum lambda. Understood? Let's do one more question. The work function of cesium metal is, so what is work function? Phi. Phi is equal to 2.14 electron volt. When light of frequency, so the nu is also given 6 into 10 raised to the power 14 hertz. Is incident on a metal surface, photo emission of electrons occur, which means h nu is more than phi. What is the maximum kinetic energy of the emitted photons, emitted electrons? So we know Kmax is equal to h nu minus phi. So that's all that we have to do here. But we have to use the right units. So h is 6.63 into 10 raised to the power minus 34 into nu is 6 into 10 raised to the power 14 minus 2.14. We have to convert it into joules, which is 1.6 into 10 raised to the power minus. Okay, this is the Kmax. Right, so this becomes 6.63. Six 6.63 minus 3.42. Okay. Got it? Understood? How will we find the stopping potential now? Can somebody tell me that? Oh no, I made some mistake there. I made a calculation mistake. There was a 6 also. So
there is a mistake in calculations. But that's okay. We'll come back to the calculations. First, tell me this. We have found the K max here, right? We can do the calculation. We are not left with enough time. But how will we find the stopping potential? Just tell me how we will do that. Anybody? Mahavish, can you tell me how can you calculate the stopping potential from K max? Mahavish? Mahavish? Not there? Who will answer that? Anishka? हाँ महावीश बोलिए बोलिए के मैक्स को ईवी नॉट के इक्वल रख के वेरी गुड ठीक है के मैक्स हमने क्या देखा था क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ये इक्वल टू है जो ई वी नॉट है वी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल राइट क्योंकि हम इतनी एनर्जी से इसी काइनेटिक एनर्जी को खत्म करते हैं राइट उसको ओवरकम करते हैं तो ये इसके इक्वल राइट तो बस जो भी हमारा इसका मतलब क्या होता है कि V naught can be calculated by K max by value of E, right? Which is 1.6 into 10 raised to the power minus 19. तो जो भी kx की वैल्यू आई वो हमने कैलकुलेशन में मैंने कुछ गलती भेज दी थी इसलिए रब कर दिया है ठीक है तो उसको लिखकर नीचे 1.6 into 10 raised to the power minus 19 से डिवाइड कर ठीक है अब मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे अगर हमें के मैक्स पता चल गया था तो ये तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन हाफ mv max स्क्वायर हाँ तो हाफ एम वी स्क्वायर वी कैन राइट अ मैक्स हियर टू बी वेरी करेक्ट इज इक्वल टू के राइट अब हमें यहाँ पे जो m है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करना ठीक है एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u सो थोड़ा सा कैलकुलेशंस लेबोरियस होंगी इसमें क्योंकि यूजुअली दे आर वेरी स्मॉल नंबर्स एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट डिजाइन्ड फॉर देम टू कैंसल आउट जैसा कि यूजुअली हम 11th चैप्टर में जो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स के क्वेश्चंस हैं उनमें अच्छे क्वेश्चंस में कैंसल आउट हो जाती हैं वैल्यूज यूजुअली व्हेन वी आर डीलिंग विद क्वांटम फिजिक्स तो क्वेश्चंस ऐसे होते नहीं हैं उसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ आएगा ठीक है लेकिन कॉन्सेप्ट इजी है फॉर्मूला कुछ ज्यादा है नहीं एक ही फॉर्मूला है देखा जाए पूरे बुक में और पूरे चैप्टर में और एक